तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स दो टाइप के हैं, एक है स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट और एक है नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? इसमें स्टीचोमेट्री ऑफ द कंपाउंड डिस्टर्ब नहीं होती है। व्हाट इज द स्टीचोमेट्री? कि जैसे मान लीजिए x की वैलेंसी 2 है, y की वैलेंसी 3 है, कंपाउंड बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसमें कुछ भी हो, ये स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। डिफेक्ट्स में कुछ इरेगुलरिटीज मिलेंगी, कैटायन गायब होगा, एनायन गायब होगा, कैटायन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो डिफेक्ट कहलाता है स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें दो मेन डिफेक्ट आते हैं, वन इज द शॉटकी डिफेक्ट एंड अनदर इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें नंबर ए ले रहे हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में जैसे कोई कैटायन एनायन अल्टरनेटली अरेंज होंगे और यहां पर मिस हो गया, कैटायन आना चाहिए था, नहीं है, B माइनस A प्लस। यहां पर B माइनस आना चाहिए था, नहीं है। तो बीच बीच में से कैटायन और एनायन मिस्ड हो जाते हैं। ये बन गई कैटायन वैकेंसी और ये बन गई एनायन वैकेंसी। लेकिन इसमें एक बात होगी कि नंबर ऑफ मिस्ड कैटायन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिस्ड एनायन। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन मिस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही और स्टीचोमेट्री भी मेंटेन रही। तो इस डिफेक्ट में कैटायंस और एनायन कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाते हैं फ्रॉम द लैटिस साइड, बट द नंबर ऑफ डिसअपियर्ड कैटायन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिसअपियर्ड एनायंस। फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा? आप देखिए, जब कैटायन और एनायन ने अपनी पोजीशन को छोड़ा और वहां वैकेंट हो गए, वैकेंट स्पेसेस बच गई, तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। तो ये चेंज है शॉटकी डिफेक्ट का, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। तो पहला पॉइंट जो इसमें मेन है, नंबर ऑफ मिस्ड कैटायन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिस्ड एनायन। सेकेंड है डेंसिटी डिक्रीजेज। फिर क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन ये है कि ये किन आयनिक कंपाउंड्स में मिलेगा, किन आयनिक कंपाउंड्स में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, जहां पर कैटायन और एनायन का साइज कंपैरेबल होता है वहां पर ये डिफेक्ट मिलता है। अब कंपैरेबल से क्या मतलब करीब करीब सेम। कैसे पता करेंगे? एनायन का साइज जनरली लार्जर होता है और कैटायन का साइज स्मॉलर होता है, लेकिन एल्कली मेटल आयन लार्जर इन साइज होते हैं और एल्कली मेटल आयन के साइज कंपैरेबल होते हैं एनायन के साइज के साथ। तो ये जनरल डिफेक्ट बनता है एल्कली मेटल के कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का। तो दिस डिफेक्ट इज फाउंड, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज केसेज where the size of cation and anion are comparable। और जनरल डिफेक्ट ये आपका कौन सा है? एल्कली मेटल आयन का, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा, इस तरीके के। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है, AgBr एक कंपाउंड, ध्यान रखिए, 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। AgBr, अभी हम अगला डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, और यहीं पर नोट कर लेते हैं AgBr
कैन शो Schottky as well as Frankel defect. ये दोनों डिफेक्ट शो करता है AGBR। तो ये इतने पॉइंट्स ध्यान रखिए शॉर्टकी डिफेक्ट के रिगार्डिंग। अगले डिफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, इसका जो बी पार्ट है दैट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी डिसअपियर नहीं होगा, कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़ेगा और इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ जाएगा। लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेज, इंटरस्टिशियल स्पेसेज क्या होती हैं, वॉइड की पोजीशन, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनकी पोजीशंस इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं और उनका साइज छोटा होता है, वॉइड का साइज छोटा होता है। तो जनरली होता क्या है कि वैसे तो फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन एनायन या दोनों अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेज में आ सकते हैं, लेकिन एनायन लार्जर इन साइज है तो वो अपनी लैटिस साइट को नहीं छोड़ता। जनरली छोटे वाले छोड़ सकते हैं लेकिन जनरली नहीं छोड़ता है। और कैटायन भी कौन से होने चाहिए, स्मॉलर इन साइज होने चाहिए। और स्मॉलर साइज किन कैटायंस का होता है, जनरली जिनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो और वो डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायंस होते हैं। क्या इसमें डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा तो नो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम, सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम। दूसरा पार्ट ये है कि ये मिलेगा कहां पर, ये मिलेगा कहां पर, जहां पर कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस ज्यादा हो। कब ज्यादा होगा, जब कैटायन बहुत छोटे साइज का हो, क्योंकि तभी आ सकता है वो इंटरस्टिशियल साइट में। तो कैटायन का साइज छोटा कब होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में या सेकेंड ग्रुप के आयन के केस में। जनरली ये डी ब्लॉक का, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, AgCl हो गया, AgBr, AgI, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दिस डिफेक्ट इज फाउंड, दिस डिफेक्ट इज फाउंड in those cases or in those ionic compounds where a large difference in the size of कैटायन एंड एनायन। और जनरल डिफेक्ट ये डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड के लिए बन जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, AgI हो गया, एटसेट्रा। तो ये आपका दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, ये कहाँ मिलना है। और स्टीचोमेट्री देखिए इसमें भी डिस्टर्ब नहीं हुई। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब भी हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, वो यहाँ पर मेंटेन्ड है। तो स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट में ये दो डिफेक्ट थे मेनली, कौन कौन से, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने का भी है। नंबर ए, ये दो टाइप के हैं, मेटल एक्सचेंज एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट में नंबर ए, दिस इज द एफ सेंटर और एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एनायन डेफिशिएंसी से अपने आप मेटल एक्सचेंज में आ जाएगा, बाहर से नहीं डालना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जरा इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर होता, NaCl का स्ट्रक्चर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। होता क्या है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम मेटल वेपर में हीट कर दें, सोडियम मेटल वेपर में हीट कर दें तो होगा क्या, इस पूरे क्रिस्टल को मैंने सोडियम मेटल वेपर में हीट कर दिया। सोडियम मेटल वेपर सरफेस पर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। समझिएगा इस बात को। होता क्या है कि इसकी लैटिस साइड से क्लोराइड आयन डिफ्यूज आउट होता है, क्लोराइड आयन डिफ्यूज आउट होता है और यहां पहुंच गया क्लोराइड आयन, और ये आपका क्लोराइड आयन खत्म हो गया और इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी। यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसी और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या हुआ, यहां से क्लोराइड आयन निकल के बाहर हो गया और इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रैप्ड हो गया। और इस तरीके से आप देखिए, इतने पार्ट को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या मेंटेन रही या नहीं रही, बिल्कुल रही। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर रहे। यहां पर ये निगेटिव चार्ज जो Cl पे एक निगेटिव था वो इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गया। फर्क क्या आया, फर्क इसकी स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सोडियम आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन उतने नहीं है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन उतने नहीं बचे, जिससे इसकी स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। और देखिए एक्चुअल में जो सोडियम आयन के रेस्पेक्ट में क्लोराइड आयन की संख्या कम हो गई, नंबर कम हो गया, इसीलिए ये मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट कहलाता है। दिस इज नोन एज मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। और ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज एफ सेंटर। एफ सेंटर, इसको कलर वाला सेंटर बोला जाता है। और बेसिकली होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड वाइट इन कलर है, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से इट गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर इस एनायन वैकेंसी तक पहुंच रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ आ रहा है, और वही एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिल रही है, कलर की फॉर्म में मिल रही है, एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। आप देखते हैं ना कि कभी आप नमक को धूप में रख दीजिए, है ना, सनलाइट में रख दीजिए, तो वो पीले सा मतलब अपीयरेंस देता रहता है येलो कलर की, वो इसी डिफेक्ट की वजह से। तो दिस इज द मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। और यहां पर कैटायन का नंबर एनायन के कंपैरिजन में इंक्रीज कर गया। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम मेटल वेपर में हीट करते हैं तो कौन सा कलर मिलता है, येलो कलर। बिल्कुल इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड को लिथियम मेटल वेपर में हीट करते हैं तो पिंक कलर आता है, और बिल्कुल इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम मेटल वेपर में हीट करते हैं तो वॉयलेट कलर आता है। इट गिव द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर। तो ये आपका एफ सेंटर और एनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, क्योंकि एनायन की डेफिशिएंसी हो गई, और नॉन स्टीचोमेटिक डिफेक्ट हो गया। एक और पार्ट होता है जिंक ऑक्साइड होता है वाइट इन कलर। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, और
ये भी अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये येलो अपीयरेंस देता है। देखिए होता क्या है, जिंक ऑक्साइड का अगर मैं क्रिस्टल बनाऊं तो जिंक आयन, ऑक्साइड आयन अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे लैटिस साइट में, लैटिस साइट में अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे। ये परफेक्ट क्रिस्टल इसका बन रहा है। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इसको हीट करते हैं, वैसे ये वाइट इन कलर है बट इट गिव द अपीयरेंस ऑफ येलो कलर। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम इसको हीट करते हैं तो कुछ जिंक ऑक्साइड हीटिंग के बाद डिकम्पोज हो जाता है Zn+2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस लैटिस साइट के अलावा ये तो निकल के बाहर हो जाती है, ये तो निकल के बाहर हो जाती है और जिंक आयन बच गया और इलेक्ट्रॉन बच गए। जिंक आयन इसकी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, क्योंकि छोटे साइज का है, आराम से इंटरस्टिशियल साइट में आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज आउट होकर इसकी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है। आप देखिए इस पूरे इतने स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है या नहीं है? बोलो, मेंटेन्ड है या नहीं है? मेंटेन्ड है, बिल्कुल मेंटेन्ड है। आप देखिए Zn+2 और 2 प्लस और 2 माइनस चार्ज हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। लेकिन हुआ क्या, जिंक आयन का नंबर बढ़ गया नहीं बढ़ गया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड आयन। इसीलिए ये भी कैटेगरी कौन सी है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट की है और स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। दिस इज द नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट, दिस इज द नॉन स्टीचोमेट्रिक डिफेक्ट और इसने येलो कलर की अपीयरेंस दी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये येलो कलर की अपीयरेंस दे रहा है, ये कौन से डिफेक्ट की वजह से है? तो आंसर क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। देखिए अगर मान लीजिए नॉन स्टीचोमेट्रिक में जो दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है और स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। बी इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये आपको स्पेशली दो कंपाउंड्स में मिलता है, आयरन और निकेल के, आयरन और निकेल के ऑक्साइड्स में। जनरली आयरन का ऑक्साइड FeO होना चाहिए, निकेल का ऑक्साइड NiO होना चाहिए, लेकिन ये मिलता नहीं है, ना ये ना ये। इसकी जगह पर क्या मिलता है? Fe 0.932 0.980। आयरन का नंबर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम हो जाता है, ऐसी निकेल का नंबर ऑक्सीजन से कम हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअल में आयरन एंड निकेल, समझिएगा, ये पूरा समझने का इस पे नोमेकल्स भी आ जाते हैं, नोमेकल्स भी आ जाते हैं, वो अभी हम बात करेंगे कैसे। एक्चुअल में आयरन एंड निकेल दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, निकेल +2 एंड निकेल +3, +2 एंड +3 में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए एग्जिस्ट करने से क्या हुआ, ये अगर परफेक्ट क्रिस्टल होता तो 100% इसमें आयरन और निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते। लेकिन होता क्या है कि कुछ Fe+2 और कुछ Ni+2 Fe+3 और Ni+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कन्वर्जन से फर्क क्या आएगा? जैसे 3 Fe+2 है तो
दो ही तो Fe+3 बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। और ये कन्वर्जन होने से नंबर ऑफ आयरन एटम डिक्रीज कर जाते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होने के बाद भी नंबर ऑफ आयरन एटम क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अब क्वेश्चन की बात करता हूं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आपसे पूछा जाता है कि Fe मान लीजिए आपसे कह दिया 0.950 है, Fe 0.950 में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+3 या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+2, क्योंकि इसमें कुछ Fe+3 किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, Fe+2 में कन्वर्ट हो गए होंगे, या Na+2 किस में कन्वर्ट हो गए होंगे, Na+3। और इस कन्वर्जन में एक आयरन एटम कम हो रहा है, यानी अगर 3 आयरन +2 कन्वर्ट होते हैं 2Fe+3 में तो एक आयरन की कमी आती है। हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने आयरन कम करने, उतने आप Fe+2 उसी हिसाब से Fe+2 3 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दो Fe+3 में। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में जरा मैं वो समझाता हूं कि करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन करते कैसे है। और ये क्वेश्चन की फॉर्म ही लेते हैं और बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe3+ in Fe 0.950, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता, कैसे करेंगे, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो 100 Fe+2 के रेस्पेक्ट में 100 ऑक्साइड आयन होते, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन, सब कुछ मेंटेन, और FeO इसका फॉर्मूला बनता। लेकिन ये Fe 0.950 है, इसका मतलब 100 ऑक्साइड आयन के कंपैरिजन में आयरन का नंबर आइदर इट इज +2 और +3 95 है, आयरन का नंबर 95 है। हमें कितने कम करने हैं 100 में, 5 कम करने हैं, 5 नंबर आयरन का कम करना है। देखिए क्या करना होगा, मुझे 5 Fe को कम करना है। तो आप देखिए यहां पर 3 Fe+2 जब कन्वर्ट हो रहे हैं 2 Fe+3 में तो एक आयरन का नंबर कम हो रहा है। 5 आयरन को कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 15 Fe+2 को 10 Fe+3 में कन्वर्ट करना होगा। मुझे यहाँ पर 95 आयरन चाहिए और 100 ही ऑक्साइड चाहिए, यानी मुझे यहाँ पर 5 आयरन को कम करना है। +2 या +3 तो बात की बात है, 5 आयरन कम करने हैं। और इस कन्वर्जन में एक आयरन कम हो रहा है, 5 को कम करना है तो मुझे इसका 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, यानी 15 Fe+2 को 10 Fe+3 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर अगर मैंने 15 कम करे, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैंने 15 कम करे तो ये 85 Fe+2 आ गए, नहीं आ गए? और बन कितने गए, 10 Fe+3 बन गए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, 10 Fe+3 बन गए। और इस पूरे चार्ज को जोड़िए, 85 × 2 170, 10 × 3 30, 170 + 30 200, और इसके रेस्पेक्ट में 100 ऑक्साइड आयन आ गए। तो आप देखिए ये पूरा 85 + 10 95, मैं यहाँ Fex+ लिख देता हूँ, अब इसमें लिखा नहीं, और 100 ऑक्साइड आयन हो गए। एंड नाउ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम्स Fe 0.950। क्लियर बेटा, क्लियर? इज इट क्लियर? गुड। अब मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ Fe+3। परसेंटेज ऑफ Fe+3 कैसे निकलेगी? 10 Fe हैं कितने में, 95 में, 10/95 × 100, और ये करीब करीब 10.5% के आसपास आ जाएगा। 10 से कुछ ज़्यादा आएगा, 10.5 मान लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन निकिल में भी आ सकता है कि निकिल +3 का बताइए, Fe 0.98 आ सकता है, कुछ और आ गया तो आप
हर एक को कर सकते हैं ना, हर एक को। मैंने यहाँ 5 के हिसाब से कम करने के हिसाब से कर लिया, आप 2 को कम करने के हिसाब से करेंगे तो 6 को कन्वर्ट करो 4 में, और 100 में से 6 कम करो और 4 जोड़ दो, आ जाएगा आंसर आपके पास। तो ये आपके नॉन स्टिचोमेटिक डिफेक्ट्स हो गए, नॉन स्टिचोमेटिक डिफेक्ट्स हो गए, राइट। अब इसमें एक थर्ड पार्ट हम और लेके चल रहे हैं। एक तो स्टिचोमेटिक देख लिया, एक नॉन स्टिचोमेटिक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डोपिंग। आप कोई सॉल्ट को मिक्स करते हैं किसी दूसरे सॉल्ट में, आपसे पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या डेवलप हो जाएंगी, नंबर ऑफ एनायन वैकेंसीज क्या डेवलप हो जाएंगी, तो वो जरा देख लेते हैं। आप देखिए इसमें थर्ड जो पार्ट हम देख रहे हैं दैट इज द डोपिंग। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, खूब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं और एक ही एग्जांपल से आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास NaCl का एक क्रिस्टल है, Na+ ले लिया, Cl- Na+, Cl- Na+। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल ले लिया मैंने NaCl का। अब मैंने क्या करा, एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम क्लोराइड का इसमें डोप्ड करा। डोप्ड का मतलब क्या है कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड का एल्युमिनियम आयन और क्लोराइड आयन अपनी जगह बनाएगा, दूसरे को रिप्लेस कर देगा, दूसरे को रिप्लेस कर देगा, हटाना पड़ेगा उसे। और ध्यान क्या रखना है, चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एक ही बात ध्यान रखनी है, कोई सा भी डिफेक्ट हो, चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। कोई नंबर कैटायन एनायन का कम ज़्यादा हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन एनी केस। इन एनी केस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड से आया क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड से आया क्या, Al+3 और 3Cl- है। Al3+ क्या काम करेगा, Al3+ 3 सोडियम को हटा देगा, क्योंकि 3 प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस चार्ज हटेंगे 3 सोडियम को हटाने से। यानी यहां पर समझते जाइएगा, भाई एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये मैंने हटाया सोडियम, ये सोडियम हटाया, ये सोडियम हटाया, 3 कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो गई। लेकिन एक जगह पर एल्युमिनियम खुद आ जाएगा कहीं पर भी। क्लोराइड आयन ने क्या काम करा, 3Cl ने 3Cl को हटाया और खुद आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो देखने में अनचेंज्ड लग रहा है, देखने में अनचेंज्ड लग रहा है। आप देखिए इस डोपिंग के बाद, क्योंकि क्लोराइड आयन भी हटाएगा, 3 क्लोराइड को हटाएगा, खुद आ जाएगा, तो सिमिलर टाइप का लगेगा। इस डोपिंग के बाद आप देखिए 2 कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो गई, नहीं हो गई, 2 कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो गई। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुछ मोल्स दे दिए, कुछ मोल्स दे दिए, मान लो X मोल्स दे दिए एल्युमिनियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में, डोप्ड करा रहे हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज आर डेवलप, कितनी कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो जाएंगी। तो आप देखिए एक मॉलिक्यूल 2 कैटायन वैकेंसी, 1 मोल कितना, 2 मोल कैटायन वैकेंसी डेवलप कर देगा। उसे अब 2 नंबर की टर्म में भी लिख सकते हो, आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको मोल की जगह मोल परसेंटेज गिवन होती है, मोल परसेंटेज गिवन होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको दे दिया 10⁻³ मोल को डिप करा, तो नंबर ऑफ
कैटायन वैकेंसीज मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। मोल एल्युमिनियम क्लोराइड को डिप कर रहे हैं किसमें, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में। पूरा लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइए। 10 क्या -3 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में डिप कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज एज, क्योंकि 1 2 को डेवलप करता है तो 2 × 10⁻³ मोल, और इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ × 6.02 × 10⁻³ कैटायन वैकेंसीज, और ये 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1.2 × 20 का 21, 10⁻21 कैटायन वैकेंसीज आ जाएंगी। × 10⁻21 कैटायन वैकेंसी, क्योंकि मोल की जगह मैंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ये वर्ड ना होकर ये 2 ही वर्ड आ सकते हैं, जहां पर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गड़बड़ कर देते हो, ये 2 ही चीजें आ सकती हैं। मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 10⁻³ मोल परसेंट एल्युमिनियम क्लोराइड। जब भी परसेंटेज का साइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमें पर मोल निकालना है, 100 में इतना है तो 1 में कितना होगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या हो जाएंगी, इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि ये तो अब तुम्हारी समझ में आई गया। इधर लिखता हूं। अब अगर मुझे नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज करनी है, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, अगर मैंने ये इस पे कर रहा हूं क्वेश्चन, कैटायन वैकेंसीज करनी है तो 2 × 10⁻⁻5 मोल कैटायन वैकेंसीज हो जाएंगी, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ गया, 10⁻³ अपॉन 100, और ये हमारे पास 10⁻⁻5 आ गया, 10⁻⁻5 आ गया, 2 × 10⁻�5, और नंबर में आपको कैलकुलेट करना है इंटू 6.02 × 10⁻23, ये 18 आ गया, 19 आ जाएगा, 1.2 × 10⁻19 कैटायन वैकेंसीज। कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट चाहिए तुम लोगों से। अगर मान लो मैंने 1 मोल SrSO4 को डोप करा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज क्या होंगी, Sr+2 है, SO4 2- है, कैटायन वैकेंसी Sr+2 क्या काम करेगा, 2 Na+ को हटाएगा और एक जगह पे खुद आ जाएगा, तो एक ही मोल कैटायन वैकेंसी डेवलप करेगा, या 6.02 × 10⁻23 कैटायन वैकेंसी। सल्फेट आयन भी क्या काम करेगा, सल्फेट आयन भी 2 क्लोराइड को हटाएगा और एक जगह पे खुद आ जाएगा, 2 क्लोराइड को हटाकर एक जगह पर खुद आ जाएगा, और ये भी एक एनायन वैकेंसी, 1 मोल एनायन वैकेंसी डेवलप कर देगा। सभी बच्चों का आंसर सही था। तो इस तरीके से करना है। 2 बातें ध्यान रखनी है, मोल में दे रखा है या मोल परसेंट में दे रखा है, जब भी परसेंटेज में दे रखा है सीधे 100 से डिवाइड करके तब उसे मोल में कन्वर्ट कर लो और फिर नंबर निकालो। तो ये आपके सारे डिफेक्ट्स का पार्ट फिनिश हो गया। सारे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स थे और ये डिफेक्ट्स आपके फिनिश हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं N and P टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर क्वेश्चंस। ये पूरा ही खत्म हो गया। ये भी डोपिंग का ही पार्ट है, बेसिकली डोपिंग का ही पार्ट है सेमीकंडक्टर्स। देखिए मेरे पास
तीन कैटेगरी के एलिमेंट हैं, बोरान एल्युमिनियम 13th ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन 14th ग्रुप, नाइट्रोजन फास्फोरस 15th ग्रुप। तीन कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए होता क्या है कि 14th ग्रुप को पकड़ लेते हैं। 14th ग्रुप में हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं सिलिकॉन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, या देखिए सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ भी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ भी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ भी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। परफेक्ट बन गया, परफेक्ट बन गया। अब देखिए होता क्या है कि हम डोप्ड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं 13th ग्रुप का एलिमेंट 14th ग्रुप में डोप कर रहा हूं। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप डोप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप, डोप्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ 14th ग्रुप। अब देखिए इसमें 13th ग्रुप को मैंने 14th ग्रुप में ऐड करा, क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? मैंने क्या बताया डोपिंग में, उसे हटाना ही हटाना है दूसरे को, उसके इलेक्ट्रॉन भी लेके चले जाएंगे। ये सिलिकॉन रिमूव होगा, ये सिलिकॉन रिमूव होगा, हटा देते हैं इसे सिलिकॉन को। हाँ वो अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा बेटा। ये देखो इसके चारों इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया, चारों इलेक्ट्रॉन के साथ निकल गया। सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल के बाहर हो गया। आ क्या गया? मान लीजिए यहां बोरान आ गया, लेकिन बोरान के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर केवल 3 है, केवल 3 है। तो ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये होल आ गया, इसे बोलते हैं पॉजिटिव होल। अब इसे स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो एक्चुअल में कंडक्टिविटी जो डेवलप होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आयंस का मूवमेंट, यहाँ आयंस तो है नहीं। तो होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, यहां पर पॉजिटिव होल डेवलप हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव होल डेवलप हो जाएगा। कैसे? ये निकल गया, ये निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, और ये होल यहां चला गया। आप देखिए ये होल ने मूव करना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो गया। और इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव होल मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव। ये चीज 12th ग्रुप से भी हो सकती थी। आप समझिए कि जिस पे इलेक्ट्रॉन कम है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में डोप्ड हो रहा है, जरूरी नहीं है 15 में, 15 में भी हो सकता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में डोप्ड हो रहा है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये आपका हटा देते हैं। अब आप देखिए, अब मैंने क्या करा, 15th ग्रुप का एलिमेंट, 15th ग्रुप का एलिमेंट इसमें डोप कर दिया। सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ निकल गया, और यहां फास्फोरस आ गया मान लीजिए, लेकिन फास्फोरस पे तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो ये कंप्लीट कर देंगे ऑक्टेट को, और 1 इलेक्ट्रॉन अलग से बच जाएगा, और ये थोड़ा इधर उधर मूव करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल रहे हैं हम फास्फोरस का, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। एंड इट शोज द कंडक्टिविटी, एंड इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन मतलब निगेटिव, एन मतलब निगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला कोई एलिमेंट डोप्ड करा जा रहा है, किसमें? डोप्ड विद लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो एन टाइप बनेगा। कम इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में डोप्ड करा जा रहा है
तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो बड़ा आसान सा था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये पूरा ही हटाना है। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक, अब ये 5 टाइप के चीजें होती हैं। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ये 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये होते क्या क्या है जरा इसको समझते हैं। डायमैग्नेटिक के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में रहेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, N+2 Bohr magneton। N is the number of unpaired electron, N is the number of unpaired electron, 0 unpaired electron, so it is zero magnetic moment। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप मीन्स जिंक, कैडमियम, मरकरी, जहां भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैसेज एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक, मोस्टली एलिमेंट आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। सिंपल। तो दो, बेसिकली देखा जाए तो दो ही टाइप के सब्सटेंस हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये सब टेम्परेरी है। अगर हम इसको हीट करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ऑल आर टेम्परेरी। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तब भी अगर मैग्नेटिज्म बना रह जाए, यानी परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेटिज्म है, यानी परमानेंट मैग्नेटिज्म इसमें डेवलप हो गया। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक। टेम्परेरी है तो वो सिंपली पैरामैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल याद रख लीजिए। और एक ऑक्साइड याद रखिए, पूछा जा चुका है, CrO2, नीट का क्वेश्चन है CrO2। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। देखिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्लस हाफ माइनस हाफ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जीरो है। इसमें कैसे जीरो है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और इसमें होता क्या है कि इस तरीके से एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, जिससे आप देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ सारा कैंसिल आउट हो गया, सारा कैंसिल आउट हो गया, एंड इट हैज जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसका एग्जाम्पल याद रखिए, एक होता है MnO, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
कुछ भी हो लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। और फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा कि जितना मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलना चाहिए, जितना मैग्नेटिक मोमेंट मिलना चाहिए उतना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज आ गया। आप इसको देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 4 क्लॉकवाइज आ गए, तो आपको है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन मिलेगा क्या, केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल याद रखिए Fe3O4 होता है, इसका एग्जाम्पल Fe3O4 होता है। अब देखिए एक चीज और है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर। और आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर 750 केल्विन है, 750 केल्विन। नोट कर लो बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लो 750 केल्विन। यानी अगर हम किसी मैग्नेट को, जैसे परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप कर दिया और किसी मैग्नेट को 750 केल्विन पर हीट करते हैं, 750 केल्विन पर हीट करते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाता है और सिंपली वो आयरन पैरामैग्नेटिक रह जाता है, सिंपली इट इज पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाएगा। सही है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी फेरोमैग्नेटिक को गर्म करने पर पैरामैग्नेटिक बन जाए या फेरोमैग्नेटिज्म गायब हो जाए, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। सारा जो पार्ट हमने करा है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज नोटिस्ड इन, मैंने क्या बताया, सब डी ब्लॉक एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ते जाइए, करते जाते हैं। Fe.95O हैज नॉन स्टिचोमेटिक एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बिल्कुल सही है। हमें क्या चाहिए, ये बहुत ध्यान से पढ़ लो, इनकरेक्ट चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ शॉर्टकी डिफेक्ट, बिल्कुल सही है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पता है क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, दिस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, मैकेनिकल स्ट्रेस डालने पर। और अगर हीटिंग डालने पर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो वो पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑलमोस्ट इक्वल किस में होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है, और फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के साइज में अंतर ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट शोज, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या मिलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस डिक्रीज फ्रॉम द लैटिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन सेम होना चाहिए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट, किसमें होता है, जल्दी बोलो, किसमें होता है कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायंस होता है इंटरस्टिशियल साइट में, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। एक्स्ट्रा की जब बात कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, फिर आपका आंसर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, जिंक ऑक्साइड वाला केस,
जिंक ऑक्साइड वाला केस, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं कि एक्सेज ऑफ कैटायन किसमें इंटरस्टिशियल साइट में होगा, जिंक ऑक्साइड में होगा, और किसमें इंटरस्टिशियल साइट में होगा तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। मूव टू द नेक्स्ट। द मेटेलिक एज वेल एज फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, मैंने कौन कौन से लिखवाए थे, मैंने 4 चीजें लिखवाई थी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड CrO2। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा होता है, CrO2 होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल विल शो मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, देखो आ ही गया क्वेश्चन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन सा होता है, जिंक ऑक्साइड। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं।